नमस्कार, हमारी खास मुहिम में आपका स्वागत है। और इस मुहिम का मकसद ये है कि जो आदमी हेल्थ इंश्योरेंस लेता है, इमरजेंसी में उसे मदद मिले, इलाज उसके ऊपर बोझ ना पड़े। उसको हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों की तरफ से जब निराशा हाथ लगती है तो ये ना सिर्फ उस व्यक्ति की बल्कि उन तमाम लोगों के लिए एक समस्या बन सकती है जो हेल्थ इंश्योरेंस लेकर बैठे हैं या हेल्थ इंश्योरेंस लेने की सोच रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में हमने एक अभियान के तहत ऐसी कहानियां आपको दिखाई जहां लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंस लिया, हॉस्पिटल गए, या तो उनको कैशलेस फैसिलिटी नहीं मिली, और जब वो रिम्बर्समेंट के लिए गए तो फिर आधा अधूरा रिम्बर्समेंट या रिम्बर्समेंट मिला ही नहीं। तो ये तमाम जो समस्याएं होती हैं वो क्यों होती है? और पंजाब के, महाराष्ट्र के, गुजरात के अस्पतालों के एसोसिएशन जो है वो इंश्योरेंस कंपनीज को लेटर लिख रहे हैं, चिट्ठियां लिख रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई हमारी ये शिकायतें हैं, आप इनका निवारण करिए, नहीं तो हम आपसे अलग हो जाएंगे, एम्पैनलमेंट ख़त्म कर लेंगे। इस तरह की स्थिति क्यों आ रही है? आखिर हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में चल क्या रहा है? इन तमाम चीज़ों को समझते हुए हमारी कोशिश ये है कि हम हैमर करें इस बात पर कि ग्राहक को उसका हक मिले, जो हेल्थ इंश्योरेंस लेता है उसको सुविधा भी मिले। तो इसी पर आज हम बात करेंगे। वक्त नहीं गवाते, सीधा आप परिचय कराते हैं आपका अपने मेहमानों से और बातचीत शुरू करते हैं। टीपीए एक्सपर्ट और हेल्थ इंश्योरेंस एक्सपर्ट डॉक्टर अतुल अरोड़ा हमारे साथ है। अहमदाबाद हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम्स के एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर वीरेंद्र शाह, जो हमने आपको कहा कि हॉस्पिटल्स संगठित होकर अब आ गए हैं, तो उनकी तरफ से आप देखिए ये एक प्रतिनिधि हमारे साथ है। साथ ही ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स के एमडी पंकज मठवाल साहब हमारे साथ हैं, हमारे रेगुलर पैनलिस्ट हैं। और ये बार बार लोगों से कहते हैं कि आप हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए शायद सबसे बड़ा निवेश है, क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य की पूंजी को बढ़ाता है। तो शुरुआत करते हैं वीरेंद्र शाह साहब आपसे। ये बताइए कि क्या दिक्कत क्या हो रही है? सफरर तो अंततः ग्राहक है, कस्टमर है, लेकिन बीच में हॉस्पिटल्स इन्वॉल्व हैं। और जो तस्वीर हम लगातार लोगों को दिखा रहे हैं तो उसमें पता चलता है कि हॉस्पिटल्स भी काफी परेशानी महसूस करें। तो बात दरअसल क्या है? देखिए जी, एक सीएनबीसी आवाज ने ये मुद्दा उठाया है, इसके लिए हम उसकी प्रशंसा करते हैं। उसमें ऐसा है कि एक प्राइवेट जो इंश्योरेंस कंपनियों ने सबने इकट्ठा करके एक एक्सक्लूडेड हॉस्पिटल या डीलिस्टेड हॉस्पिटल का एक लिस्ट बनाया। उसमें करीबन 3000 से ज्यादा हॉस्पिटल को पूरे भारत में उन लोगों ने डीलिस्ट और एक्सक्लूडेड लिस्ट में रख दिया है। इस एक्सक्लूडेड और डी लिस्ट में रखने के लिए जो भी हॉस्पिटल को डी लिस्ट किया है उसको कोई तरह का उनको नोटिस भी नहीं दिया है कि भाई उन लोगों को क्यों डी लिस्ट कर रहे हैं। तो पहला मुद्दा है। तो उसके लिए जब हॉस्पिटल का कोई इंश्योरेंस क्लेम रीएम्बर्समेंट में जाता है तब वो डॉक्टर को मालूम पड़ता है कि मेरी हॉस्पिटल डी लिस्ट हो गई है या एक्सक्लूडेड लिस्ट में होता है। तो इसी वो टाइम ये पेशेंट और डॉक्टर के बीच बहस हो जाती है चालू कि मैंने पैसा खर्चा और मेरे को अभी रीएम्बर्समेंट भी नहीं मिल रहा है। तो ये हॉस्पिटलों का जो लिस्ट बनाया है, हमने ताल्लुकात किया तो सब इंश्योरेंस कंपनियों ने एक ही तरफ का लिस्ट बनाया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई एक इंश्योरेंस कंपनी ने एक लिस्ट बनाया तो सबने उसको शामिल करके सबको डीलिस्ट कर दिया है। तो ये एक अच्छी प्रक्रिया नहीं है। जब भी कोई इंश्योरेंस कंपनी को कोई हॉस्पिटल के साथ प्रॉब्लम होता है तो उसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, उसको प्रॉपर नोटिस मिलनी चाहिए कि भाई कौन से रीजन पे हम आपको डीलिस्ट या एक्सक्लूडेड लिस्ट में रख रहे हैं। तो ये एक प्राथमिक प्रॉब्लम ये है। अभी उसके बाद का जो भी प्रॉब्लम है कि कभी कभी जो अस्पताल कैशलेस फैसिलिटी के लिए एम्पैनलमेंट में है, उनका कभी कभी वो लोग ऑथोराइजेशन लेटर देते हैं, बाद में कुछ न कुछ खामियां निकाल के वो कभी ऑथोराइजेशन लेटर भी कैंसिल कर देते हैं। तीसरा जो रीएम्बर्समेंट क्लेम जाता है उसमें भी वो लोग कभी कभी वो पूरा का पूरा क्लेम रिजेक्ट कर देते हैं। तो और पेशेंट जो सतर्क है वो आगे का कार्यवाही करते हैं तो कुछ पैसा उन लोगों को मिलता है, कभी कभी पूरा पैसा नहीं भी मिलता है। तो उसमें पेशेंट को भी बहुत दिक्कत आती है, अननेसेसरी
वो उन लोगों को वकील के थ्रू नोटिस देना पड़ता है, या जो इंश्योरेंस कंपनी का एम्बुड्समेंट है उसमें जाना पड़ता है, या ग्राहक सुरक्षा में जाना पड़ता है। और दूसरा एक है कि IRDA की तरफ से हॉस्पिटल को कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, उसके लिए हमारे लिए हॉस्पिटल के लिए कोई पोर्टल ही नहीं है कि हम वहां जाके कोई इंश्योरेंस कंपनी के सामने भी हमारा जो प्रॉब्लम है उसको रख सके। ये सब प्रॉब्लम है। दूसरा, जब भी कोई कैशलेस करता है कोई हॉस्पिटल, तो उसका जब ऑथोराइजेशन लेटर भेजते हैं तब कोई जात का वो लोग उसका वो नहीं निकालते हैं। जब पेमेंट आने की बात आती है तब बोलते हैं कि ये चार्ज आपके ज्यादा है। उसमें शब्द ऐसे यूज करते हैं कि ये मार्केट रेट से बरोबर नहीं है या एक्सॉर्बिटेंट चार्जेस है, और वो लोग कोई भी रीजन बनाए बिना वो लोग काट देते हैं। अभी हमारे पास ऐसा भी प्रॉब्लम आ रहा है कि इंश्योरेंस कंपनी हमारे पास आती है और बोलती है आपका रूम रेंट भी हम फिक्स कर देंगे, विजिट चार्ज भी हम फिक्स कर देंगे। तो ये कैसे चलेगा? डॉक्टर का कोई सीनियरिटी का काउंट नहीं है, उसका हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई काउंट नहीं है, और सबको एक ही तरह का रूम रेंट और सबको एक ही तरह का विजिट चार्ज दे, वो कितना वो है। ठीक है, तो अब चलते हैं अरोड़ा साहब के पास। अरोड़ा साहब, देखिए, ये जो बातें कह रहे हैं हॉस्पिटल्स के साइड से है, लेकिन असर तो ग्राहक पर पड़ता है, नंबर 1। नंबर 2, जिस तरह की बातें ये कर रहे हैं, जो पूरा इकोसिस्टम है, तो उसमें क्या होता है कि ग्राहक या हॉस्पिटल फिर TPA के पास जाते हैं। मतलब हमने इंश्योरेंस लिया कंपनी से, फिर बाद में TPA आ जाती है उसको फैसिलिटेट करने के लिए। यही सिस्टम है। तो इस तरह की गड़बड़ियां क्यों हो रही हैं? क्योंकि अब ये तो भारत में आप समझिए कि अभी शुरुआत हुई है हेल्थ इंश्योरेंस की, अभी तो बहुत लंबा सफर बाकी है। इस तरह की चीजें क्यों आ रही हैं? क्या इंश्योरेंस कंपनियों को बहुत ज्यादा बोझ आ रहा है क्लेम का? ये बहुत नुकसान का सौदा अभी इस वक्त महसूस हो रहा है कंपनीज को? आखिर वजह क्या है? देखिए, सबसे पहले तो नमस्कार। और आपने जो मुहिम उठाई है, मैं इसके लिए आप सबका धन्यवाद करता हूं। आपने दो तीन सवाल किए। सबसे पहले है कि टीपीए का वो क्या है। टीपीए जो है, टीपीए एक थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर है। जब कोई भी ग्राहक, कोई भी इंश्योरर पॉलिसी लेता है, इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी लेता है, उसको सर्व करने के लिए टीपीए को दे दी जाती है। टीपीए का काम होता है कि उसको प्रॉपरली सर्व करके कैशलेस फैसिलिटी अवेलेबल करवाना, उसको कैशलेस हो ताकि उसको खर्चा ना करना पड़े। उसके लिए वो पहले इनरोल करता है, कार्ड इशू करता है, और एक अपने हॉस्पिटल्स का एक पैनल बनाता है। उस हॉस्पिटल के पैनल से जब वो कोई भी एंड यूजर उसमें जाता है, तो वहां से एक ऑथराइजेशन लेटर जो अस्पताल की तरफ से एक लिखा हुआ आता है, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। उस फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन आती है, और उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे टीपीए डिसाइड करता है कि उसका क्वांटम क्या है। इस सब में बीच में एक और भी मुहिम चली थी जो कि इंश्योरेंस कंपनी ने चलाई थी कि उन सब में जो कॉमन प्रोसीजर्स होते हैं, जिसके लिए कॉमनली लोग एडमिट होते हैं, उसका एक पैकेज बना दिए थे। हर हॉस्पिटल को जब इम्पैनल किया जाता है, जब उसको एक अपने लिस्ट में लिया जाता है प्रेफर्ड प्रोवाइडर नेटवर्क में, तो उसके पैकेज रेट डिसाइड कर दिए जाते हैं ताकि उसको एंड यूजर को उस समय कोई दिक्कत नहीं हो। इन सब चीजों को करने का काम टीपीए का होता है। उसके बाद क्लेम आता है, क्लेम को प्रोसेस करना, हॉस्पिटल्स की तरफ से क्लेम आता है, उसको प्रोसेस करके इंश्योरेंस कंपनी को एडवाइस करना है कि इसको पैसे दे दिए जाए। ये तो हो गया कैशलेस का। उसके अलावा जो वो होता है रीइंबर्समेंट का। मान लीजिए कोई एंड यूजर अपने अस्पताल में जाना चाहता है, किसी भी अस्पताल में जाना चाहता है, और वो पैनल में नहीं है, तो वो रीइंबर्समेंट करके लेता है। ऐसे में रीइंबर्समेंट जब लेता है तो एंड यूजर जो इंश्योर्ड है उसकी जिम्मेवारी होती है वो सारे के सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सब जो है उसको टीपीए को प्रोवाइड करे। उन डॉक्यूमेंट के बेसिस पे टीपीए उसका क्वांटम डिसाइड करता है, कितना खर्चा हुआ, क्या हुआ, वो सब डिसाइड करके उसकी एडवाइस इंश्योरेंस कंपनी को देता है, और इंश्योरेंस कंपनी फिर उसके हिसाब से
वो पैसा रीइंबर्स करती है। ठीक है। ये सारा नॉर्मल प्रोसेस होता है। इन सब में प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। बहुत दफा ये देखा जाता है कि डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर नहीं आते हैं रीइंबर्समेंट में, जिसकी वजह से एंड यूजर को दिक्कत होती है। और टाइम भी लगता है। तो आपके हिसाब से दिक्कत जब यही है, एक अरोड़ा साहब, आपके हिसाब से दिक्कत यही है, यही इंश्योरेंस कंपनीज भी कहती हैं कि रिइंबर्समेंट में डॉक्यूमेंट्स में कमी है या इस तरह की चीज़ है, तभी हम उसको रिजेक्ट करते हैं, जबकि ग्राहक ये कहता है, हॉस्पिटल्स भी इस बात को सपोर्ट करते हैं कि ये बहानेबाजी होती है और इसके आड़ में क्लेम को घटा दिया जाता है या क्लेम बिल्कुल ही उसको कैंसिल ही कर देते हैं, क्लेम को कंडेम ही कर देते हैं कि ये क्लेम आपका एंटरटेन होगा ही नहीं। ऐसी होती है जो पॉलिसी लेते वक्त एक इंश्योर्ड को ध्यान रखनी चाहिए कि पॉलिसी लेते हुए उसे क्या डिक्लेयर करना चाहिए। अक्सर जब पॉलिसी लेते हैं, इंश्योर्ड जब पॉलिसी लेता है तो एक एजेंट के थ्रू लेता है, एजेंट फॉर्म लेके आता है और वो इंश्योर्ड से साइन करवा लेता है और वो कुछ डिक्लेयर नहीं करता है, ये सोच के कि शायद इंश्योरेंस कंपनी को या टीपीए को जब हम इलाज करवाएंगे तो पता नहीं लगेगा कि हमारे को पहले क्या बीमारी थी। इंश्योरेंस कंपनी की जब पॉलिसी ली जाती है तो उसमें कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो 3 साल तक, कुछ 4 साल तक, कुछ 2 साल तक कवर्ड नहीं होती हैं। जब ये डिक्लेयर नहीं किया जाता और जब उसके कागजों में जब ये हिस्ट्री आती है कि उसको पहले से ये बीमारी थी, तो नॉन डिक्लेरेशन के ऊपर उसका क्लेम जो है रिजेक्ट होने के चांसेस बन जाते हैं। ठीक है। तो उसमें सबसे पहला एडवाइस यही है कि जो भी पॉलिसी ली जाए उस समय सब कुछ डिक्लेयर करना चाहिए। ठीक है, ठीक है। जो पॉइंट्स आप बता रहे हैं ये बार बार ये चर्चा में आते हैं, जब भी इसकी बात होती है तो सफाई में यही कहा जाता है। और मैंने जो सवाल पूछा था वो ये पूछा था कि इंडस्ट्री क्या इतने स्ट्रेस में है कि कोई तिकड़मबाजी करने की जरूरत पड़ती है। बहरहाल मठवाल साहब, ये बताइए कि जो ये कह रहे हैं वो बातें हम सुनते हैं, ये बताइए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? अगर मैं ले रहा हूं इंश्योरेंस पॉलिसी, कोई एजेंट मुझे सेल कर रहा है, भारत में आपको पता है कि स्थिति क्या है, चाय वाले लोग भी, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि कोई व्यक्ति जो चाय बेच रहा है वो भी ये सोच रहा है कि 5 लाख का मेडिक्लेम मैं ले लूं। तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सही तरीके से चीजों को एक्सप्लेन किया जाए? और जो समझदारी आप हमें बता रहे हैं, जब मैं क्लेम लेने जा रहा हूं, अगर आप इंश्योरेंस लेते समय मुझे बताएंगे तो क्या मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा? बिल्कुल मनोज जी, सही कहा आपने। लेकिन मैं एक बात यहां पर पहले ऐड करना चाहूंगा कि यहां पर एक ही पार्टी जिम्मेदार नहीं है, बल्कि तीनों ही। हम बात करें इंश्योरेंस कंपनीज की तो कई बार छोटे छोटे रीजन देकर और क्लेम को रिजेक्ट करने की कोशिश की जाती है। दूसरी बात, हॉस्पिटल्स, कई बार पेशेंट के सभी वाइटल पैरामीटर्स जो होते हैं नॉर्मल होते हैं और शायद हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी हॉस्पिटलाइज कर दिया जाता है जहां पर रिएंबर्समेंट में दिक्कत आती है। और सबसे बड़ी बात जो है, जो इंश्योर्ड पर्सन है, कई बार उसकी तरफ से कुछ नेग्लिजेंस या फिर कुछ गलतियां होती हैं। पहली बात तो जो आप बात कर रहे थे, इंश्योरेंस पॉलिसी लेते समय वो खुद ले रहा है या एजेंट के माध्यम से ले रहा है, लेकिन अल्टीमेटली जिम्मेदारी उसकी बनती है कि उसे सब कुछ पता होना चाहिए उसके पॉलिसी के बारे में। अब बात तो सही है, क्योंकि इंश्योरेंस के जो डॉक्यूमेंट हैं या जो उसकी कंडीशंस हैं, टर्म्स हैं, शायद उसको समझ में ना आए, तो होना ये चाहिए कि इंश्योरेंस कंपनी या एजेंट ने बिल्कुल ये बात क्लियरली समझानी चाहिए और कहीं भी कोई स्कोप ऐसा नहीं छोड़ना चाहिए कि कल को वो जो इंश्योर्ड पर्सन है उसको जो एक्सक्लूजन है वो समझ में ना आए हो, या उसे जो वेटिंग पीरियड है वो उसको समझ में ना आया हो, उसको ये ना पता हो कि मुझे टाइम पर रिपोर्टिंग करनी है, क्योंकि कई बार ऐसा भी देखा गया है कि समय पर क्लेम रजिस्टर नहीं कर पाते हैं, रिपोर्ट नहीं करते हैं, या फिर जो ब्लैक लिस्टेड हॉस्पिटल्स हैं वहां पर इलाज करा लिया और बाद में फिर रिएंबर्स नहीं हुआ। या जो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से हॉस्पिटल्स हैं जो कि उस इंश्योरेंस कंपनी के पैनल में हैं, लिस्टेड हॉस्पिटल्स हैं, उसकी जानकारी नहीं होती है। तो यहां पर एक तो क्योंकि जानकारी नहीं है उसकी वजह से होता है जो इंश्योर्ड पर्सन है,
और एक ऐसा भी है जो अभी चर्चा में बात आई थी कि कई बार डिस्क्लोजर्स नहीं होते हैं। पता होता है कि पहले से बीमारी है, आपने डिस्क्लोज नहीं किया, डिस्क्लोज नहीं किया जाता है, वो भी बात होती है। तो कई बातें हैं यहाँ पर, ठीक है, और जिनकी वजह से क्लेम टाइम पर। ठीक है पंकज जी, देखिए जो बात समझ में आती है इस पे जब भी हम बात करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस की, मेडिक्लेम की, और इस तरह की तरीके के जो विवाद आते हैं तो सब लोग अपने आप को डिफेंड करते हैं। अलग अलग क्वार्टर्स में सभी आदमी सेफ हैं, लेकिन दो प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम यह है कि जो ग्राहक है वो सफर करता है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम। दूसरा बड़ा प्रॉब्लम यह है कि पूरा इकोसिस्टम और एक लॉन्ग टर्म जर्नी अगर आप देखेंगे हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर की, तो उसको कहीं ना कहीं नुकसान तो जरूर हो रहा है इस वजह से। तो इन दोनों चीजों का समाधान निकालने की हम कोशिश करते हैं। यहां एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आप तीनों से मैं उम्मीद करूंगा कि ऐसे सजेशंस दें जिससे हम समाधान की तरफ बढ़े। प्रॉब्लम लगता है कि सब लोग जानते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी खास मुहिम के मेडिक्लेम के क्लेम में गेम क्यों होता है। और इस सेक्शन में हमारे पास समय कम होता है, तो आप तीनों से गुजारिश है कि छोटे छोटे जवाब रखिएगा। सबसे पहले अरोड़ा साहब ये बताइए, देखिए आपकी बातचीत से भी और पहले भी जो चीज़ें हम कर चुके हैं मुहिम के तहत, एक बात समझ में आती कि हॉस्पिटल और जो इंश्योरेंस कंपनी है, रेट्स वगैरह को लेके दोनों के बीच में अगर तालमेल बन जाए तो चीज़ें काफ़ी स्मूथ हो सकती है। तो ये तालमेल कैसे बनेगा, इसके बारे में कोई ठोस सुझाव आपके पास है तो बताइए। देखिए, ऑलरेडी इंश्योरेंस कंपनी ने काफी पैकेजेस का आजकल 106 पैकेजेस के रेट फिक्स करके किए हुए हैं। रूम रेंट के रेट फिक्स हैं अकॉर्डिंग टू इंफ्रास्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ द हॉस्पिटल, कितने रूम की कैपेसिटी, उनकी वो स्ट्रेंथ है, उसके अकॉर्डिंगली है। ओनली थिंग इज कि उसको जरा जल्दी से फ्रीक्वेंटली रिवाइज करना चाहिए। थोड़े से रेट कम है तो उनको अगर इंश्योरेंस कंपनी फ्रीक्वेंटली रिवाइज करेगी तो जो गैप है बीच में इंश्योरेंस कंपनी और हॉस्पिटल में, वो गैप फिलअप हो जाएगा, जिससे कि एंड यूजर को बहुत फायदा होगा। जी, अच्छा शाह साहब ये बताइए कि ये जो बात कह रहे हैं अरोड़ा साहब, ये आपको ठीक लगती है बात? सिर्फ थोड़ी सी प्रॉब्लम है, अगर रिवीजन्स हो जाए तो हॉस्पिटल्स को एक्सेप्टेबल होगा, या कि आपको लगता है कि बड़ा गैप है जिसकी वजह से ये डिलिस्टिंग वगैरह की जो चीजें चल रही हैं दोनों तरफ से? हाँ, मैंने अतुल अरोड़ा और पंकज मठवाल दोनों को अच्छी तरह से सुना है। उसमें मेरा कहना है कि ये जो रूम रेंट फिक्स करते हैं, नहीं तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर देखे बिना फिक्स कर देते हैं, और डॉक्टर की विजिट भी ऐसे ही फिक्स कर देते हैं। उसमें कोई, उन लोग को जो हॉस्पिटल है उनका कोई उसमें रोल ही नहीं रहता है। वो एक बड़ी बात है। जब भी तक ये डायलॉग हॉस्पिटल और इंश्योरेंस कंपनी के बीच अच्छी तरह से बनेगा, तभी ये रेट फिक्सेशन का काम आएगा। ये तो ये लोग ऐसे ही हमको ईमेल से या अदरवाइज ऐसे इन्फॉर्म कर देते हैं कि आपका रेट ये है, आप एक्सेप्ट कर लो, तो ये बात अच्छी नहीं है। दूसरी के ये जो इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस कंपनी और पेशेंट का बीच का है, तो पहले इंश्योरेंस कंपनी को जैसे हेल्थ इंश्योरेंस का जो प्रॉब्लम होता है प्री एग्जिस्टिंग डिसीज का, जो हॉस्पिटल को भी कभी मालूम नहीं पड़ता है, तो पेशेंट ने नहीं बताया तो उसमें हॉस्पिटल का क्या दोष आता है। तो इसीलिए जैसे लाइफ इंश्योरेंस में प्री मेडिकल होता है, इसी तरह से मेरे को लगता है कि हेल्थ इंश्योरेंस में भी प्री मेडिकल करके इंश्योरेंस कंपनी को जान लेना चाहिए कि पेशेंट को कोई प्री एग्जिस्टिंग डिसीज है कि नहीं। ठीक है, बरोबर है। और कोई भी प्रोसीजर चार्जेस है तो प्रोसीजर चार्जेस वो वेरी लिमिटेड प्रोसीजर चार्जेस में फिक्स चार्जेस हो सकते हैं। बाकी ठीक है, आपकी बात साफ है, अच्छा सजेशन है आपका। और मठपाल साहब देखिए, ये दोनों तो ठीक है, कंपनीज के साइड से बात कर रहे हैं, कस्टमर के साइड से अब देखिए ये इकोसिस्टम ठीक होगा तभी कस्टमर का कल्याण होगा। और कस्टमर को आप कितना भी एजुकेट कर लें तो उसकी गलतियां हो ही सकती है। लेकिन सवाल ये है कि हम किस चीज़ का इंतजार करें। 140 करोड़ से ज़्यादा बड़ा ये देश है, क्या हमको एक अलग रेगुलेटर चाहिए? इंश्योरेंस रेगुलेटर के पास बहुत सारा काम है, और इंश्योरेंस कंपनियां फाइनेंस कंपनियां हैं, ये जो हॉस्पिटल्स हैं ये हेल्थ केयर कंपनियां हैं, और इन दोनों का मेल होगा तो कैसे होगा? समस्याएं इनकी अलग अलग हैं, वो इलाज करते हैं, वो उसके पैसे देते हैं। क्या हमें एक अलग रेगुलेटर चाहिए? आपके क्या सजेशन है? मेरे हिसाब से रेगुलेटर की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी फाइनेंस में 4 रेगुलेटर हैं तो इसके लिए ये तो थोड़ा सा और भीड़ हो जाएगी।
लेकिन सबसे बड़ी चीज जो है, इंपॉर्टेंट जो बात यहां पर है वो ये है, चाहे हम सभी चीजें फिक्स कर लें, लेकिन जब तक जो इंश्योर्ड पर्सन है या जो इंश्योरेंस पॉलिसी लेने जा रहा है, जो प्रपोजर है, उसको बातें क्लियर ना हो तो आप कुछ भी तय कर लेंगे। आपने डिसाइड कर लिया कि हॉस्पिटल में कितना रेट होना चाहिए, पर उसकी उम्मीद कुछ ज्यादा है और उसे कम क्लेम मिल रहा है, तो दिक्कत कभी भी आ सकती है। तो यहां पर जैसे भी बात चल रही थी प्री इंश्योरेंस मेडिकल टेस्ट की, हालांकि हेल्थ इंश्योरेंस में आपके सम इंश्योर्ड और एज के हिसाब से प्री इंश्योरेंस मेडिकल टेस्ट जरूर होते हैं, बट तय होना चाहिए कि आप टेस्ट करवाइए और बढ़ा दीजिए, हर एज में करवाइए। बट अगर उस बात पर प्री इंश्योरेंस मेडिकल टेस्ट के बिहाफ पर सब कुछ मालूम चला और उस बिहाफ पर पॉलिसी दी गई है, ये सब बातें मालूम होने के बाद कि प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है या नहीं है, तो उसके बाद में फिर क्लेम रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। क्योंकि आज ये हो रहा है कि आपका हो सकता है टेस्ट हुआ ही नहीं, या टेस्ट हुआ भी लेकिन बाद में बात आ जाती है कि नहीं, आपको ये बीमारी पहले से थी। तो इस तरह से जो बीच में गैप है, वो गैप को दूर करना जरूरी है, ताकि जो इंश्योर्ड पर्सन है वो झूठ बोल ना पाए और कंपनीज भी बाद में इस बात को ना कहें कि आपने बात बताई नहीं थी। जी, तो ये कुछ सुझाव है। देखिए, ये इश्यू बहुत बड़ा है, ऑन गोइंग है, हम इसे छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम इस डोमेन में ही काम करते हैं। हमारा काम यही है कि आप कहाँ से अच्छी कमाई करें और कैसे उसको इतने अच्छे तरीके से खर्च करें कि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन उसका आपको मिल पाए। तो हम आपके साथ हैं, कस्टमर्स के साथ हैं, ग्राहक के साथ हैं। दूसरी बात यह है कि अभी जैसे आयुष्मान भारत स्कीम आ गई, उसका बड़ा इम्पैक्ट हुआ इस पूरे सेक्टर पर, और कैपिटलिज्म में हमें इस तरीके के इंटरवेंशंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो एक तो रेगुलेटर ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़ों को मैनेज करे, रेगुलेट करे, और दूसरा कि ऐसे डिसरप्टर्स इसमें आते रहे जिससे कि तमाम स्टेक होल्डर्स पर दबाव बने कि वो ग्राहक के बारे में सोचे। बहरहाल, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में आने के लिए और अपने वैल्यूएबल सजेशंस यहां पर रखने के लिए। कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।